ये देखो यहाँ पे बच्चा चैप्टर का नाम हम लोग का है LLP, मतलब लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। अभी इसका जो सम होता है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों मिक्स होता है एक तरीके से, ठीक है। तो हम लोग एक तरीके से लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं वो कंपनी का होता है, लेकिन जो उसके अंदर आइटम होते हैं रिकॉर्ड करने का तरीका होता है वो किसका होता है, पार्टनरशिप फर्म का होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर दो चीजें बनाते हैं। एक इसके अंदर होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है आपका बैलेंस शीट। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसके बहुत सारे शेड्यूल है, मतलब बहुत सारे जितने भी आइटम रहते हैं ना उसके शेड्यूल है, सब वो याद रखना पड़ेगा। अभी एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि सब शेड्यूल आपको एग्जाम में पूछा ही जाए, बट वो पूछा जाए ना पूछा जाए वो तो क्वेश्चन आने के बाद पता चलेगा। अपने को पढ़ते समय आपको सब याद रखना पड़ेगा। मतलब बैलेंस शीट के ही 18 से 20 शेड्यूल है। इनकम स्टेटमेंट का कुछ है नहीं ज्यादा, इसके अंदर 5 है। यदि इनकम आपको सेपरेटली एग्जाम में इनकम स्टेटमेंट पूछ लिया 10 मार्क का, तो उसको श्योर कर लेना, क्योंकि इसमें इजीली आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा यदि सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पूछा। और यदि आपको बैलेंस शीट पूछेगा तो बैलेंस शीट भी आप कर सकते हो, बट वो ये कि आपको एक बार वो शेड्यूल याद रखना पड़ेगा। और थोड़ा वो लिखने के लिए ना इसके मतलब इसका ऐसा है कि एक इसका फॉर्मेट है और एक इसका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट के अंदर जो आइटम होते हैं उसका हम लोग को अलग से वर्किंग नोट के तौर पे शेड्यूल बनाना पड़ता है। जैसे लास्ट सेम में यदि आप लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर था, जैसे यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर कंट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पर हम लोग कंट्रीब्यूशन लिख के 3-4 लाइन छोड़ के रखेंगे। अगला आइटम रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो मतलब ये दोनों को मिला के जितने आइटम आते हैं उसका हम लोग को अलग से क्या करना पड़ता है, शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो पहले आइटम को जाके हम लोग इसके अंदर पोस्टिंग करते हैं, फिर यहाँ से टोटल मार मार के इस फॉर्मेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये इसका बेसिकली ये है, और है बहुत ही सिंपल है, बट आपको एक इसका क्या है, फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को एक बार पहले फॉर्मेट लिख कर दे देता हूँ, तो ट्राई करना है। यदि याद रहेगा तो एग्जाम में आपको कौन सा आइटम किसके अंदर जाएगा वो समझना है। यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सिंपल ही है, फिक्स इसके ऑलरेडी जो भी आइटम आते हो आप लोग ऑलरेडी सुनते रहते हो, बट ये LLP में रिकॉर्ड करने का उसका एक तरीका है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार वो फॉर्मेट लिख के दे देता हूँ, ट्राई करना वो फॉर्मेट यदि एग्जाम में आता है, ठीक है। आपको मान लो ऑप्शन में कुछ भी नहीं आता है और आपको LLP का ऑप्शन में LLP ही पूछ लिया, फिलहाल ऐसा होगा नहीं, इन केस बोल रहा हूँ कि हम लोग को पॉसिबिलिटी सब लेके चलना कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या होना चाहिए, पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाने चाहिए। और पोस्टिंग नहीं, यदि आप इसके सम सॉल्व करने चाहोगे तो पूरा सम भी सॉल्व कर सकते हो, बट लेंदी है, ठीक है। इसके जो एडजस्टमेंट होते हैं वो एडजस्टमेंट आपके 12th के एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा बैड डेब्ट्स होना, ये सब एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक होना। तो एडजस्टमेंट 12th के अकाउंट्स का पूरा एडजस्टमेंट होता है, जिसके दो इफेक्ट ऑलरेडी आपको पता रहेगा, नहीं भी पता रहेगा तो एक बार समझोगे तो वो पता चल जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। पोस्टिंग के भी आइटम आपको समझ में आएगा, लेकिन उसको बनाने में जो आपका टाइम जाएगा ना वो काफी टाइम कंज्यूम करने वाला। तो हम लोग सेफ्टी साइड के लिए पढ़ के रखते हैं। फिलहाल यदि आपको एग्जाम में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पूछा तो जरूर कर लेना, क्योंकि यदि इसके ऑप्शन में अमालगमेशन और साथ में इनकम स्टेटमेंट ने पूछा है तो इनकम स्टेटमेंट करना, क्योंकि अमालगमेशन रॉन्ग हो सकता है। इनकम स्टेटमेंट आपका जो कुछ भी पोस्टिंग करोगे उसके मार्क्स मिलेगा। यदि आपके ऑप्शन में एग्जाम में ऐसा सम आता है कि LLP और अमालगमेशन आता है, तो यदि आपको वो अमालगमेशन का सम पढ़ के बहुत अच्छे समझ गया तो अमालगमेशन कर लेना, मैंने सिखाया था ओल्ड कंपनी में कैसे पोस्टिंग करते हैं सब चीजें। और यदि नहीं समझ में आ पा रहा है, अमालगमेशन और LLP में से एक चॉइस करना है, तो आपको LLP चॉइस करना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, LLP वाले में क्या होगा, आप पोस्टिंग करोगे ना तो जितने राइट रहेंगे उसके मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएगा। अमालगमेशन वाले में भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं कि अमालगमेशन वाले में नहीं मिलेगा, वहां पर भी मिल जाएगा। बट दोनों में से जो बेस्ट आपको लगेगा वो आप खुद से चॉइस कर सकते हो। तो मैं पहले इसका फॉर्मेट लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको जितने भी फॉर्मेट वो लिख कर एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या उसके अंदर आइटम आते हैं। शेड्यूल फिलहाल तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बोर्ड पे बन पाएगा, बट शेड्यूल कैसे बनेगा वो आपको बता दूंगा कि मतलब जितने फॉर्मेट रहेंगे उसके सब पॉइंट क्या होते हैं शेड्यूल के पार्ट्स में हम लोग यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ पहले। LLP होता ना, LLP में भी अमालगमेशन के जैसा पूछा जाता है सम।
यदि एलएलपी में ऐसा बोला कि ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट बना देना, जहां पे हम लोग इक्विटी शेयर सीखा था वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना और न्यू फॉर्म अकाउंट्स बना देना। ऐसे सम लास्ट के 2 साल में पूछे गए, मतलब यदि इसमें भी क्लोज करने का पूछता है तो समझ जाने का अमालगमेशन का जो ओल्ड फॉर्म रहता है ना, वही जैसे उसमें कंपनी क्लोज होती है, इसमें क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज होता है। यदि वैसा पूछ लिया आपको तो ऐसा एलएलपी को देख के आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूज आ जाएगा कि बोलेगा परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, इसमें भी सेम कैलकुलेट करना होता है, असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने का। बस इसमें आपको तभी समझ में आएगा कि अमालगमेशन पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें एलएलपी वर्ड यूज किया रहेगा, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप ऐसा वर्ड कहीं ना कहीं यूज किया रहेगा। तो आप पार्टनर्स वर्ड आ जाएगा ना तो समझ जाना कि एलएलपी का है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे अमालगमेशन में हम लोग अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, सेम टू सेम उसी पैटर्न में इसे क्या कर देना है, क्लोज कर देना सेफ्टी साइड के लिए, ठीक है। यदि ओल्ड कंपनी में पूछा तो, यदि आपको न्यू कंपनी में पूछा है, सॉरी बाकी ये बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट पूछेगा तो फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पास होने का टेंशन है, इसमें से 22 मार्क लाने का है, ऑब्जेक्टिव सर थियरी पकड़ के बचा 13 मार्क। 13 मार्क सब में से तो निकाल ही लेंगे थोड़ा। थियरी ऑब्जेक्टिव राइट तो नहीं। हाँ तो 40 में से 22 ही पकड़ाओ ना, 40 में से 22 पकड़ाओ और 3 चैप्टर अच्छे से कर ही रहे तो एक एक सम क्या आया सब में से तो 30 मार्क हो जाएगा। 30 में चलो 15 ही दिया, लाना 13 ही है, हो गया ना। स्ट्रैटेजी बना लिया। देखो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, सबसे पहला हेडिंग यहाँ पर इनकम आता है। अभी इनकम के अंदर पहला आता है नेट टर्नओवर आता है, दूसरा आता है अदर इनकम, थर्ड आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक, इसका टोटल आ जाएगा टोटल इनकम। ऐसे यहां पर एक्सपेंस आता है और एक लास्ट स्ट्रेटेजी है बच्चा इस चैप्टर का। यदि आपको एग्जाम में समझ में नहीं आता है कि ठीक है कौन सा आइटम कहां पे जाएगा, तो जो आपको इसका ट्रायल बैलेंस ऐसे दिया रहेगा, ठीक है इस तरीके से ट्रायल बैलेंस आपको जो सम में दिया रहेगा, कोई भी एक सम उठाने का, ठीक है जिसका भी ट्रायल बैलेंस जो दिया रहेगा, एक ऐसा फॉर्मेट वर्टिकल फॉर्मेट बनाना, जो भी इनकम रहेगा सब ऊपर साइड में लिख देना। इनकम में आपका सेल्स आ सकता है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब आइटम आ सकता है। और जितने भी एक्सपेंस रहेंगे, एक्सपेंस सैलरी रेंट वेंट कुछ भी रहेगा, ये सब हेडिंग जो मैं डाला हूँ हेडिंग मत डालना, चुपचाप एक्सपेंस हेडिंग डालना और सबको इसके अंदर पुट कर देना। इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देना, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अरे मजाक नहीं, मैं बोला ना मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता ना, ऐसे ही क्या करना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का मान लो बैलेंस शीट है, ठीक है। अभी बैलेंस शीट में क्या करना है, यहाँ पे लायबिलिटीज हेडिंग डालना और ये लायबिलिटीज के आइटम जितने भी रहेंगे, हेडिंग नहीं याद आती है, ठीक है, तो सब लायबिलिटीज के आइटम लाइन से लिखना चालू कर देने का, ठीक है। और कैसे लिखने का वो भी बताता हूँ, जिस तरीके से इस बुक के अंदर अपने को दिया रहेगा, ठीक है। मोस्टली क्या होगा इसके अंदर कैपिटल ऊपर दिया रहेगा तो कैपिटल के ऊपर कैपिटल ऊपर लिखना, ठीक है। या बेसिकली मैं आपको बता दूं तो एक चीज फॉलो करना है, मैं इसका डिटेल फॉर्मेट बता रहा हूँ, पहले एक शॉर्टकट तरीके भी सीख लो कि इनकेस आपको कुछ भी एग्जाम में नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या 2 ऑप्शन रहता है, इसके अंदर 2 चीजें बनाना रहता है, एक इनकम स्टेटमेंट रहता है, दूसरा हमारा बैलेंस शीट होता है। तो बैलेंस शीट के जो मोटा मोटा पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बेसिकली आपको याद रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो आपको उसको कहीं किसी न किसी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। रुको मैं बताता हूँ उसको कहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा इसमें तो, ठीक है। हाँ अमालगमेशन के अंदर हो सकता है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके फॉर्मेट वॉर्मेट जो रहेंगे ना अमालगमेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अमालगमेशन वाले सम का जो बैलेंस शीट दिया रहेगा ना, उस बैलेंस शीट में चेक करना कि ऊपर सबसे पहले क्या शेयर कैपिटल दिया है ना, तो समझ जाने का कि पहला हेडिंग यहाँ पे क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है। या कभी कभी अमालगमेशन वर्टिकल फॉर्म में आपको दिया रहता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब वो पूरा फॉर्मेट रेडी मिलेगा, ठीक है। वही फॉर्मेट उठा के चुपचाप छाप देना यहाँ पे, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में यहाँ पे शेयर कैपिटल यूज कर लेना,
दूसरे नंबर पे आइटम यूज करना रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड नंबर पे यूज करना सिक्योर्ड लोन। यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन यूज करना, क्रेडिटर यूज कर लेना, और इसके अलावा कुछ अदर बचा हुआ मिलेगा तो अदर लाइबिलिटीज लिखना। और उस हाँ मतलब वो सब चीजें है बट वहां पे नहीं जाना, वो एसेट्स होता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये मोटा मोटा मतलब इसके अंदर डालोगे तो कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, भले से आपको पूरे मार्क्स न दे, ठीक है। जैसे मान लो आपको 20 मार्क का समय 20 में से 20 न दे, तो यदि आपने इसके अंदर पोस्टिंग किया तो कोई रॉन्ग भी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि एक कैपिटल हेडिंग होती है, ठीक है। कैपिटल के अंदर कैपिटल आता है, ठीक है। कैपिटल को इस चैप्टर में कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज करते हैं, बट वो कैपिटल ही होता है, पार्टनर्स का कैपिटल रहता है, इसलिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग होती है, इसके अंदर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आता है। लाइबिलिटीज के अंदर ये लाइबिलिटीज होता है, ये सिक्योर्ड लोन होता है, जिसे बैंक से कोई लोन लिया वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, ये सब। तो ये सब आइटम के अंदर यदि आप पोस्टिंग करते हो तो आपको कोई एकदम डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। आपको 20 मार्क का सम रहेगा तो 13-14 मार्क्स ऐसे आपको दे सकता है, ठीक है। तो आप एक स्ट्रेटेजी अपने पास सेफ साइज के लिए रखो, ठीक है। कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं आता, याद नहीं आता, तो सम को छोड़ना नहीं है। और इनकम और एक्सपेंडिचर वाले में तो इनकम हेडिंग डाल के जो भी इनकम का आइटम रहेगा वो लिख देने का, एक्सपेंसेस हेडिंग डालने का, जो कुछ भी एक्सपेंस में दिखता है, परचेस हो गया, इसके अलावा सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, जो भी दिखेगा सब एक्सपेंस में पुट कर देने का। फिर एक्सपेंस का टोटल मानने का यहाँ पर, और इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके बोल देने का नेट प्रॉफिट हमारा, यदि आया तो ठीक है, यदि नहीं कुछ भी नहीं आया तो के लिए, उसके लिए बता रहा हूं। ऐसे बैलेंस शीट के अंदर पहले टॉप पे लायबिलिटीज लिखना, यहाँ पे टोटल, फिर यहाँ पे नीचे हेडिंग डालना एसेट्स। एसेट्स के अंदर भी सेम प्रोसेस फॉलो कर लेना, फिक्स एसेट्स होता है हमारा। दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट लिख देना यहाँ पर। इसके अलावा हमारा डेटर लिख देना, लोन्स एंड एडवांसेस वर्ड यूज कर लेना, लोन्स एंड एडवांसेस यूज कर लेना। इसके अलावा डेटर में हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, ठीक है। अदर एसेट्स लिख देना, कैश बैंक लिख देना, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीजें कुछ होती है जो आपको एकदम राइट भी नहीं है बट रॉन्ग भी कोई नहीं करेगा। ये चीजें आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको क्या करना है, लास्ट में ऐसा यूज करना है। अभी के लिए मैं इसका जो रियल वाला फॉर्मेट है वो एलएलपी का फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। हाँ, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में तो दो ही चीज याद रखना है, इनकम और एक्सपेंस याद रखना है। कब, जब आपको कुछ भी याद नहीं आएगा तो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज मैं लिख के दे रहा हूँ कि क्या क्या बेसिकली आता है इसके अंदर। किसका? उसमें प्रॉफिट नहीं आता है। हाँ, परचेज मेड फॉर रीसेल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये देखो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, मान लो एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट आपको पूछा तो सिंपल ही होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, आप इसको इजिली याद करके जा सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर तो ज्यादा नहीं, 7-8 आइटम है, तो उसमें से कॉमन सी आइटम है। एक नेट टर्नओवर होता है, दूसरा अदर इनकम होता है, और इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक होता है। अभी नेट टर्नओवर के अंदर क्या आता है, सेल्स आता है। सेल्स को हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। यदि उसमें से सेल्स रिटर्न दिया रहेगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न आपको सब में दिया रहेगा,
तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने का और यहाँ पर लिखने का। भी देखो मान लेते हैं कि सब आपको एग्जाम में इनकम स्टेटमेंट पूछा है, तो अभी ये आपको एक ये फॉर्मेट लिख देना है एग्जाम में और फिर इसके शेड्यूल बना देना। शेड्यूल मतलब एक ऐसा लाइन खींच देना है और यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देना है, नेट टर्नओवर लिखना और 2-3 लाइन छोड़ देना। दूसरा आइटम लिखना अदर इनकम, फिर हम लोग 2-3 लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट आइटम लिखेंगे हम लोग इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक आ जाएगा। फिर हम लोग कुछ लाइन छोड़ देंगे। फिर हम लोग परचेस मेड फॉर रीसेल आ जाएगा। फिर कुछ लाइन छोड़ देंगे हम लोग यहां पर। फिर यहां पर हमारा आ जाएगा पर्सोनल एक्सपेंसेस। फिर यहां पर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर आ जाएगा हमारा सेलिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अभी देखो इसके अंदर कौन कौन से आइटम आता है वो सब मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या था, नेट टर्नओवर। नेट टर्नओवर के अंदर क्या आएगा, सेल्स। आपको सब में चेक करना, सेल्स दिया रहेगा, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करना, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके यहाँ पे लिख देने का। अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर हमारा क्या था, कोई भी जैसे कमीशन रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, ऐसा रिसीव वाला आइटम इनकम का रहेगा, इसके अंदर लिख देने का। अभी ये सब यहाँ पर लिखोगे ना, बाद में इसका टोटल मारने का और ये टोटल वाला अमाउंट को यहाँ पे क्या कर देने का, ट्रांसफर कर देने का। जैसे अदर इनकम का हम लोगों ने डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव ये सब लिखा मैंने, इसका टोटल मार के यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मतलब आपको हर एक आइटम ऑलरेडी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, उस सबको उठा के इसके अंदर पुट करने का और उसका यहाँ पर लिखने का। इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज आता है तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आता है और ओपनिंग स्टॉक में से हम लोग लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ रहेगा वो अमाउंट को हम लोग उठा के यहाँ पे लिख देंगे, उसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक बोलते हैं। अदर इनकम में मैंने बता दिया। और इसके अंदर नेट टर्नओवर के अंदर आता है सेल्स आता है, लेस सेल्स रिटर्न। यदि आपको सेल्स रिटर्न कुछ समय दिया रहेगा तो उसको माइनस करने का आ जाएगा। अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, ऐसे रिसीव्ड वाले कोई भी इनकम रहेंगे सबको यहां पर लिख देने का। इसका हो गया परचेस मेड फॉर रीसेल, परचेस आ जाएगा इसके अंदर। यदि परचेस रिटर्न रहेगा तो लेस कर देने का, रिटर्न यदि दिया रहेगा तो। कैरेज इनवर्ड हो गया, खरीद के लाने का जो भी आइटम रहेगा सब यहां पर लिखने का और ये सब का टोटल जो रहेगा मार के यहाँ पे लिख देने का। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब कंपनी के एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट किया उसको हम पर्सनल एक्सपेंस बोलते हैं। और मैं क्या बताया, ये सब याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो सिर्फ इसके अंदर जाके सबको एक्सपेंस से ऊपर हेडिंग डालना और जितने भी खर्चे रहेंगे लिख देना। यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंस में आ जाएगा आपका सैलरी आ गया, वेजेस आ गया, ऐसे जो भी खर्चे पर्सनल मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड रहेंगे वो सब इसके अंदर आता है। ऑफिस को चलाने के लिए जो भी खर्चे रहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाते हैं, जैसे रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ऐसे सेल करने से रिलेटेड जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, ये सब आइटम इसके अंदर आते हैं। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस ही आता है। डेप्रिसिएशन में कोई भी डेप्रिसिएशन रहेगा तो आ जाएगा, जैसे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, मशीन का डेप्रिसिएशन। और ये सब का जो एक एक आइटम रहेगा ना, इसका टोटल जिसके होंगे वो टोटल का उठाना आपको और ये टोटल उठा उठा के सबको इसके अंदर लाकर लिख देना है इसके अंदर। और बाद में ये टोटल में से इस टोटल को माइनस कर देने का, आ जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो एक सेफ्टी साइड के लिए मतलब ये तो प्रॉपर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये नहीं याद आएगा यदि इसके अंदर लिखने वाला आइटम तो इनकम हेडिंग डालना है, इनकम के जो पार्ट्स रहेंगे ऊपर लिख देना और एक्सपेंस हेडिंग डाल के जो भी खर्चे रहेंगे नीचे लिख देना। अभी मैंने जो बताया 6, 7, 8, 9 जो भी है हमारे शेड्यूल, एक किसके है, इनकम स्टेटमेंट के। ऐसे हमारे बैलेंस शीट के शेड्यूल है, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट है फिर शेड्यूल है। तो एक बार इसका फॉर्मेट लिख के रख लो अपने सेफ्टी के लिए, फिर मैं बताता हूँ आगे बैलेंस शीट का। ये चलो ऐसे मैं आपको बैलेंस शीट के भी फॉर्मेट बता देता हूँ, एक बार वो भी फॉर्मेट लिख के रखो। लेकिन वो बैलेंस शीट के भी फॉर्मेट के ऐसे ही शेड्यूल बनेंगे जैसे मैं इधर पे इसका बनाया था इनकम स्टेटमेंट का।
तो मैं बैलेंस शीट पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ बहुत सिंपल है लेकिन हाँ एक शांत रख शांत रख भी देख इसको। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आता है कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज, और इसके अंदर आएगा पार्टनर्स फंड, जिसके अंदर आता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, फिर इसके अंदर ऐड करने का यदि नेट प्रॉफिट आएगा तो इसके अंदर ऐड कर देना पार्टनर्स का। जैसे ए पार्टनर का दिया है, यहाँ पे दो अलग अलग पार्टनर्स का दे सकता है, तो ए का रहेगा तो इसमें ऐड कर देने का। कंट्रीब्यूशन का जो फंड रहेगा इसमें ऐड करने का नेट प्रॉफिट, यदि लॉस रहेगा तो लेस करने का नेट लॉस। दूसरा यहाँ पर हेडिंग डालने का बी, यदि बी करेगा बी पार्टनर से मान लो यहाँ पर, तो उसका भी सेम ऐसे करने का। कंट्रीब्यूशन का जो फंड रहेगा वो लिखने का, इसमें ऐड करने का नेट प्रॉफिट, यदि लॉस रहेगा तो लेस कर देने का। दूसरा हेडिंग हमारा इसके अंदर आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर पहला आता है सिक्योर्ड लोन, फिर आपका आ जाएगा अनसिक्योर्ड लोन, इसका शेड्यूल की बात करें तो एक ये रहता है, 2 हो गया, 3 हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगा, क्रेडिटर ट्रेड पेबल आ जाएगा, अदर लायबिलिटीज आ जाएगा और प्रोविजंस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर एसेट साइड में एसेट्स आ जाएगा, जिसके अंदर हमारा फिक्स एसेट्स आ जाएगा। यदि कोई डेप्रिसिएशन रहा तो लेस करने का इसमें से डेप्रिसिएशन। दूसरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, थर्ड लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा, फोर्थ इन्वेंट्रीज आ जाएगा,
अभी देखो इसके जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट है वो भी मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं कौन से हेड के अंदर, तो जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा इनकेस आपको पोस्टिंग करके आना रहेगा। तो सिक्योर लोन के अंदर बैंक लोन आता है, कोई भी तरीके का सिक्योर लोन रहेगा आ जाएगा। अनसिक्योर लोन में कोई अनसिक्योर लोन रहेगा वो सब इसके अंदर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब हम लोग कम समय के लिए यदि किसी से पैसे को बोरोड किए हैं, 1 साल का लोन है तो उसको इसके अंदर लिख देना। क्रेडिटर के अंदर आ जाएगा। बिल्स पेबल इसके अंदर ही आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई रहेगा इसके अंदर ही आएगा। अदर लाइबिलिटीज में कोई नई लाइबिलिटीज आपको दिखता है क्रिएट हुआ रहेगा तो आ जाएगा, प्रोविजंस आ जाएगा। अभी इसके अंदर क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि जितने भी फॉर्मेट है सब के सब आपको लिखने पड़े। यदि आपके एग्जाम में सिर्फ मान लो कैपिटल दिया है और एक सिक्योर लोन दे दिया है और क्रेडिटर दे दिया, तो 1, 2 और जो क्रेडिटर रहेगा 3 ही आप लिखोगे तो भी चलता है। 3 हेडिंग लिखने का, 3 का वो बनाने का, शेड्यूल बनाने का, उसके अंदर अमाउंट का टोटल मार्क इसके अंदर पोस्टिंग कर देने का। ऐसे एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स है, मान लो आपके एग्जाम में वो जो टेबल दिया हुआ जो ट्रायल बैलेंस दिया उसके अंदर सिर्फ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और डेटर दिया है, तो आप सब लिखने की जरूरत नहीं है। 3 आइटम लिखो और वो तीनों का अमाउंट का टोटल मार्क इसके अंदर लिख दो, शेड्यूल बना के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट इसके पूरे फॉर्मेट यही है कि मतलब 14 ये 9 उधर बताया, ठीक है। तो अराउंड 22 से 23 पूरा होता है, उसके फॉर्मेट बना के उसके शेड्यूल हम लोग को बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने 8 से 9 ये बताया और अराउंड 14 के आसपास ये सब है। फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर ये सब आता है। यदि डेप्रिसिएशन बोला रहेगा तो उसमें से लेस कर देने का। इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक ही आइटम आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। लॉन्ग टर्म का लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को हमने एडवांस दे के रखा तो इसके अंदर आ जाएगा। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा इसके अंदर आ जाएगा। डेटर इसके अंदर आता है। बिल्स रिसीबल, ट्रेड रिसीबल मतलब एक ही होता है, यहाँ पे आता है। कैश, बैंक बैलेंस आपको कुछ दिया रहेगा इसके अंदर आएगा। अदर एसेट्स रहेगा तो इसके अंदर आएगा। अभी इसका ही छोटा छोटा शेड्यूल बना के, जैसे इसका मैंने बताया था आपको इसके अंदर लिखना रहता है। तो एक बार एक सेफ्टी साइड के लिए फॉर्मेट पढ़ के जाओ, नहीं भी समझा मान लो एग्जाम में आ गया तो ये फॉर्मेट याद करके जाना, अलग से इसका शेड्यूल मत बनाना। जो भी आइटम इसके अंदर का दिखेगा, जैसे सिक्योर लोन का कोई आइटम दिखेगा इसके सामने इसका अमाउंट लिख देने का। डायरेक्टली लिख के टैली कर दोगे तो भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा। छोड़ने से अच्छा कुछ ना कुछ करके जाओ, बस यही हमारे पास एक ऑप्शन है। एक बार इसको कॉपी कर लो। एक बार ऑप्शन है क्या है? क्या रिजल्ट